नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, पिछले जी। शनिवार को जब हमारी आपकी बात हुई, तब से और अब तक जिसको कहते हैं ना कि गंगा में बहुत पानी बह गया है। हम्म। लोकसभा में राहुल गांधी का जो भाषण, लोग अपनी-अपनी राय जो भी देते रहे, लेकिन उसमें मुद्दे थे, उसमें अ, उसमें एक एक तरह का मुझे एक चीज़ तो अच्छी लगी, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से, वो जो हम्म। शिव की अभय मुद्रा की बात उन्होंने करके उसको किया, उसमें तो मुझे कहीं हम्म। अध्यात्म भी नज़र आ रहा था। वो इश्यू जी। भले ही हो ना हो। जी। और उसके बाद जब मोदी जी जवाब देने आए, तो मोदी जी ने जिस तरह का जवाब दिया, वो मतलब ये हम सबको पता है, लेकिन हर बार हम लोग इसका रोना रोते हैं कि भई ये प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी। भाषा का ज्ञान, भाषा का चुनाव, शब्दों का चुनाव, स्तरहीनता और अंत में बाल बुद्धि करके किसी का मज़ाक हम्म। उड़ाना, ये हम्म। शायद मोदी जी की फितरत है और ये जाएगी भी। तो ओवरऑल एक तो पहले आपसे, क्योंकि अभी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का भाषण, मोदी जी का भाषण और उसके बाद मोदी जी की आत्ममुग्धता की मैं इतना हूं, और दो सभापतियों का रोल भी, जो रोल हम्म। धनखड़ जी ने किया, जो रोल ओम बिरला जी ने किया, वो तो हम्म। बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर की तरह नजर आए, स्पीकर और सभापति राज्यसभा का पद। प्रो साहब, ओवरऑल एक आपका वक्त है। देखिए, अभी आपने अपनी बात के शुरू में एक बात कही कि तब से अब तक गंगा में बहुत सा पानी बह गया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये बात आपकी सही है, लेकिन मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की गंगा में पानी नहीं बह रहा है, वो एक ही जगह रुकी हुई है। वो अभी भी पिछले 10 साल में फंसे हुए हैं। जब उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था और स्पष्ट बहुमत से भी कुछ ज्यादा सीटें उनके पास थी और एनडीए को 350 सीटें थी, अभी भी उनका दिमाग पूरी तरह वहां पर रुका हुआ है। बावजूद इसके कि पिछले 1 महीने में हम लोग जो भाजपा के आलोचक कहे जाते हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वामपंथियों की भी बात छोड़ दीजिए, सेकुलर लोगों की बात छोड़ दीजिए, खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बार बार बुलंद आवाज में उन्हें बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति का एहसास दिलाया है, तरह तरह से। किसी ने सीधे कहा है, किसी ने घुमा फिरा के कहा है, सरसंघ चालक ने, रतन शारदा ने, सब लोगों ने, इंद्रेश कुमार जी ने, सबने कहा है उनसे, और इसके ऊपर बड़ी चर्चा भी हुई है। लेकिन मोदी जी की गंगा वहीं रुकी हुई है, वो वहां से आगे नहीं बढ़ रही है। वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं, वो और उनके प्रवक्ता और उनके पैरोकार, कि सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा, वही प्रधानमंत्री हैं, वही मंत्री हैं, वही उनके मंत्रालय हैं, वही नीति है, वही दावेदारियां हैं, कुछ भी नहीं बदला है। जैसे कि 4 तारीख घटित ही नहीं हुई है। मोदी जी मान रहे हैं कि 4 तारीख जो है वो घटित ही नहीं हुई है, जनादेश वैसा ही है जैसा 2019 में मिला था या उससे पहले 2024 में मिला था। वो बिल्कुल ये मानकर चल रहे हैं, और वो ये भी देखने को तैयार नहीं है कि जब विपक्ष उनके ऊपर हमला करता है तो वो सहयोगी दल जो उनके साथ सरकार में शामिल है उनका रवैया क्या है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त जी। राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे और उसके बाद में जब प्रधानमंत्री के भाषण के समय लगातार विपक्षी बेंचों से मणिपुर के लिए न्याय की मांग हो रही थी, प्रधानमंत्री 2 घंटे से ज्यादा बोले, वो 2 घंटे से ज्यादा उन्होंने नारे लगाए। उस वक्त जो तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किसी भी तरह की बेचैनी या नाखुशी का इजहार नहीं किया जा रहा था। जो कुछ बेचैनी और समस्या थी वो भारतीय जनता पार्टी की कतारों में थी। वो लोग सरकार में शामिल हैं, लेकिन भाजपा पर विपक्ष द्वारा किए जाने वाले हमले से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो चुप बैठे हुए हैं, और जैसे ही ये सत्र खत्म हुआ, उनकी तरफ से उनकी जो आर्थिक मांगे हैं, जो कि केंद्र के एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझ बनने वाली हैं, वो मांगे पेश कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रस्ताव पास कर दिया बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए, और चंद्रबाबू नायडू वहां से आए और प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने कहा कि भाई अब आप पैसे दीजिए, हमें बहुत पैसे चाहिए, और वो छोटे मोटे पैसे नहीं चाहिए, वो हजारों हजारों करोड़ रुपए दोनों राज्यों को चाहिए। अच्छा, यानी राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। भाजपा उस राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिनाइल मोड में होना। वो पूरी तरीके से डिनाइल मोड में है। अब राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी है। इसका मैं एक सांस्कृतिक उदाहरण दूंगा आपके सामने। आपको ध्यान होगा कि फिल्म बनी थी कश्मीर फाइल, जो बड़ी सुपर हिट हुई है। दूसरी फिल्म बनी केरला स्टोरी, वो फिल्म भी हिट हो गई। तो जब ये दोनों राजनीतिक प्रोपेगेंडा की फिल्म थी, जो कि दक्षिणपंथी उग्र राष्ट्रवाद के पक्ष में प्रोपेगेंडा करती थी, इसके बाद
लोगों फिल्म वालों को लगा, जो भाजपा समर्थक लोग हैं उनको लगा कि ये तो बड़ा पैसे कमाने का जरिया है, और बड़े पैमाने पर कम से कम 1 दर्जन फिल्में लॉन्च हुई, जिन फिल्मों में इसे ही राजनीतिक दक्षिणपंथी उग्र राष्ट्रवादी राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के मकसद से कंगना रनौत ने एक इमरजेंसी नाम की फिल्म लॉन्च कर दी, और वीर सावरकर फिल्म आ गई, निकल रिलीज हो गई, मैं अटल हूं फिल्म रिलीज हो गई, सब रिलीज हुई, और बड़े फैन फेयर के साथ में बड़े जश्न के अंदाज में इन फिल्मों की रिव्यू आए और इन फिल्मों के बारे में दावेदारियां हुई। लेकिन इन फिल्मों का हश्र क्या हुआ, चूंकि देश का माहौल बदल गया था, सारी की सारी फिल्में पिट गई। एक फिल्म तो ऐसी है इसने कुल मिला के 8 लाख रुपए कमाए हैं, यानी भयंकर नुकसान में है। मैं अटल हूं फिल्म जो है वो फिल्म नहीं चली, वीर सावरकर स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म नहीं चली, और इस तरह की जितनी फिल्में बनाई थी जिनके बारे में माना जाता था कि देश की जनता उमड़ रही है इस प्रकार की बातें देखने सुनने के लिए, ये सारी की सारी फिल्में पिट गई। और अब जो फिल्में अधूरी बनी पड़ी हुई थी उनका निर्माण भी, फिल्म इंडस्ट्री से खबर आई है, जो कि आर्थिक जो पिंक न्यूज़पेपर है उनमें प्रकाशित हुई है कि उन फिल्मों में लोगों ने पैसे लगाना बंद कर दिए, उन फिल्मों का निर्माण भी रुक गया है। ये एक बहुत बड़ा एक कल्चरल एविडेंस है, एक सांस्कृतिक सबूत है कि देश का माहौल बदल गया है पूरी तरीके से। मतदाता अब अलग तरीके से सोच रहा है। यहाँ तक हरियाणा चुनाव के बारे में आप वहां के पुराने लोगों से बातचीत करें तो लोग कहते हैं इस बार मोदी के नाम पे अगर हरियाणा चुनाव लड़ा गया तो भाजपा बहुत बड़ी गलती करेगी। ये मोदी के आलोचक नहीं कह रहे हैं, जी। पुराने रिटायर्ड लोग जो जनसंघ में रह चुके हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो लोग कह रहे हैं अगर मोदी के नाम पर तो कोई वोट देने को तैयार नहीं है। इससे तो बेहतर है कि नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ लो, कम से कम ओबीसी का वोट तो मिल जाएगा अच्छी तरीके से। तो मतलब ये इतना माहौल बदल गया है, इसके बावजूद भाजपा पूरी तरीके से डिनायल मोड में है। वो मानने ही नहीं चाहती है कि कुछ बदला है, इसलिए उसके पास नई परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए कोई नया काम नहीं है। क्योंकि कोई नया काम नहीं है इसलिए नई बात कहने के लिए नहीं है, ना नया काम करने के लिए है, ना नया कोई एजेंडा है, ना नई कोई बात कहने की। और प्रधानमंत्री का संसद में दिया गया भाषण इस बात का सबूत है कि उनके पास कोई भी नई बात नहीं है। पूरे भाषण में उन्होंने एक नई बात नहीं कही। अब पहले राहुल गांधी को पप्पू बताते थे, अब उन्हें बाल बुद्धि बता रहे, उसी का पर्यायवाची है ये। लेकिन जो दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी हैं, अच्छे गंभीर दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी, इनका मैं सम्मान करता हूँ, जगन्नाथन साहब हैं, उन्होंने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस बात को स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी को कि आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया राहुल गांधी खड़े हो गए हैं और वो पप्पू नहीं है, अब ठीक थे किसी जमाने में। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि उनके समांतर एक नेतृत्व खड़ा हो गया है, नरेंद्र मोदी के समांतर राष्ट्रीय मंच पर। जो भाजपा पहले मांग करती थी कि मोदी के मुकाबले कौन, तो अब भाजपा ये मांग करने की स्थिति में नहीं रही, कहने की जरूरत भी नहीं है। ये एक सर्व स्वीकृत तथ्य है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े हो गए हैं। अब आप कुछ भी उन्हें बाल बुद्धि, देखिए संसद में जो भाषणबाजी की प्रतियोगिता होती है उसको कौन जीतता है कौन हारता है इसके आधार पर वोट नहीं देता। अगर इसके आधार पर वोट दिए गए होते तो मणिपुर के सारे वोट भाजपा को मिलते, क्योंकि जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था तो उसका जो भाषणबाजी हुई थी संसद में, उसमें तो ऐसा लगा था कि शायद भाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ही बाजी मारी है। लेकिन क्या हुआ मणिपुर में, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई। मणिपुर का पूरे उत्तर पूर्व की राजनीति के ऊपर विपरीत असर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का सितारा जो उत्तर पूर्व में उग रहा था, वो सितारा डूब तो नहीं गया लेकिन वो अपनी जगह थम गया। दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष को देखें, विपक्ष पे नजर डालें, 1-2 मिनट और लूंगा आपके, तो आप पाएंगे कि वो बदली हुई परिस्थिति के प्रति खासे सचेत हैं और वो उसी हिसाब से अपनी पूरी राजनीति को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। भले ही राज्यों के स्तर पर उनके गठजोड़ बने रहे या न बने रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कि मान लीजिए हरियाणा में खुद कांग्रेस ने तोड़ दिया गठजोड़, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया गठजोड़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वो संसद में उनका गठजोड़ टूट गया है। इंडिया गठबंधन जो लोकसभा की राजनीति के लिए बना था, आज भी उतना ही मजबूत है जितना मजबूत चुनाव के दौरान था। और जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम नेताओं को फील्ड किया, ए राजा को फील्ड किया डीएमके से, फिर बहुआ मोइत्रा को फील्ड किया, फिर अखिलेश को फील्ड किया, फिर बिमल अकोईजाम को फील्ड किया मणिपुर से, वो फिर राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो बताता है कि इंडिया गठबंधन एक बहुत ही मजबूत, आजादी के बाद
सर्वाधिक शक्तिशाली अपोजिशन ब्लॉक के रूप में खड़ा हुआ है और उसकी रणनीति को मैं मानता हूं 2 चरणों में लागू हो रही है उनकी रणनीति। पहला चरण यह है कि संसद सदन में दबदबा कायम करना, जो पहले सत्र में उन्होंने कायम कर दिया था, और दूसरा चरण यह है कि सड़क और संसद को आपस में जोड़ना, और वो दूसरा चरण करने वाले हैं। मेरा मानना है संसद के 2 सत्रों के बीच में जो समय होता है उसमें विपक्ष चुपचाप नहीं बैठेगा, बड़ी जबरदस्त किस्म की सड़कों के ऊपर आंदोलनकारी प्रतिरोधकारी राजनीति होने वाली है, और उसका रिफ्लेक्शन, उसकी आवाज जो है वो संसद में बड़े पैमाने पर सुनाई देगी। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में मेरी निगाह में पूरी तरीके से नई परिस्थिति को समझने से और उसके मुताबिक नया एजेंडा बनाने से, अपनी राजनीति को रिकैलिब्रेट करने से लगातार जिद करके इनकार कर रही है, बावजूद इसके कि संघ और दूसरे लोग जो हैं, जो उनके हमदर्द हैं, वो उसके कान में फुसफुसा भी रहे हैं, जोर जोर से भी कह रहे हैं कि भाई आप समझ जाओ, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। फिरोज साहब, मैं एक चीज जो आपने कही उसी बात को आगे बढ़ा दूं। राहुल गांधी हाथरस में दिखाई देते हैं उन पीड़ितों के साथ, और मोदी जी अपना वही चिरपरिचित वो जो T20 की टीम आ गई है उनके साथ फोटो खिंचवाओ और ये सब बात करो। मैं एक चीज लेकिन प्रोफेसर साहब और आपसे समझना चाह रहा था, मैं इसलिए कि मेरा इसमें जो मेरा मानना है वहां पे 2 लोगों के वक्तव्यों की बात करूंगा, एक राजनाथ सिंह साहब और एक शिवराज सिंह चौहान साहब। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि दोनों बहुत परिपक्व हैं, दोनों चीफ मिनिस्टर और अध्यक्ष, और मतलब ये लोग मासूम लोग नहीं कि इनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो जाए। ये जब बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। मेरा अपना मानना ऐसा है कि ये दोनों बहुत भरे बैठे हैं, बाहर से कुछ नहीं कह सकते हैं, ये इनकी मजबूरी है। उस दिन जब शिवराज सिंह चौहान खड़े होकर एमएसपी की बात कर रहे थे, एमएसपी दुखती रग है भाजपा की, उसकी लीगल गारंटी वाली बात। उन्होंने मोदी जी के लिए ज्यादा बड़ा गड्ढा खोद दिया, और गड्ढे से बड़ा खाई खोद दी मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह ने जानबूझ के। अग्निवीर योजना में जो उन्होंने काम किया, मुझे तो आज ताज्जुब हुआ, जनरल बख्शी, जिनका मेरे कुछ दोस्त कहते थे कि वो बीजेपी के पक्ष में इतना ज्यादा होते थे कि उनके फेफड़े हो सकता है बाहर आ जाए, वो इतना गुस्से में आ जाते थे, थूक वूक निकलने लगती थी, मुंह रोने भी लगते थे, रो भी दिए गुस्से में जी। आज कल उनका एएनआई का इंटरव्यू देख लीजिए, अग्निवीर पे इतनी गाली दे रहे हैं, इतनी गाली दे रहे हैं, क्या रहे इसको पता नहीं है, ठेंगा देंगे, कौन है ये, क्या, वो गाली देना शुरू कर दिए। तो क्या अग्निवीर पे सरकार बिल्कुल एक्सपोज होके खड़ी हो गई? मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूं कि कहीं आप अग्निवीर पे एक उदाहरण है जिसका आपने सही उंगली रखी, अग्निवीर पे एक उदाहरण है, और जनरल बख्शी जैसे पुराने समर्थक इनके खिलाफ हो गए इस सवाल के ऊपर, और भी लोग खिलाफ हो गए। कल कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे नहीं पता टीवी पे दिखाई गई, लेकिन सोशल मीडिया में दिखाई जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें एक फौजी अफसर जो थे अपनी फौजी टोपी लगाए हुए, अग्निवीर के सवाल पर कांग्रेस का पक्ष, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, रोहित, कर्नल रोहित शर्मा, हाँ, वो उसका पक्ष पेश कर रहे थे, और भी जो रिटायर्ड फौजी अफसर जो बड़े सम्माननीय हैं और एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर टीवी पे पेश किए जाते हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, ब्रिगेडियर जनरल्स हैं, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है निजी तौर पर। वो सब लोग मोदी फौज के मामले में मोदी सरकार का जो रवैया है, इसमें अग्निवीर उसमें एक प्रमुख बात है, बहुत कड़ाई से इनके खिलाफ स्थिति है। लेकिन अब आप अग्निवीर से परे भी थोड़े हम लोगों को जाने की जरूरत है। खबर मेरे पास ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, कि उसके जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने मोदी सरकार को अपना एजेंडा, अपना मांग पत्र दे दिया है पहली बार 10 साल में। और उस मांग पत्र को अगर आप देखें तो उस मांग पत्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि वो विपक्ष ने जो मसले चुनाव के दौरान उठाए हैं, संघ कह रहा है कि इन सब बातों को मान लो, आप इन सब बातों को, अभी बजट आने वाला है उसमें इन सब बातों को लागू कीजिए। अब ये मोदी सरकार पर निर्भर है कि वो इन बातों को किस हद तक मानती है, कैसे मानती है, कैसे, एनडीए सरकार पर निर्भर है कि इन बातों को किस हद तक मानती है और कैसे मानती है। क्योंकि अब संघ मुंह पे पट्टी डाले नहीं बैठेगा। देखिए, इस संघ ने जो गलती की है उसका खामियाजा संघ नहीं रुकता है। जब 2014 में जीते मोदी, तो मोहन भागवत ने अपने उसी के 2-3-4 महीने बाद ही जो मोर्चा संगठन थे, जैसे भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय युवा मोर्चा और किसान संगठन वगैरह वगैरह जो भी सब थे, सबको कहा कि मोदी सरकार की आलोचना नहीं करनी है, इनको 1.5 साल का टाइम दिया जाए।
1.5 साल का संघ और मोदी सरकार के बीच में एक हनीमून पीरियड रहा। ये अलग बात है कि 1.5 साल बाद भी हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ और वो लोग मुंह पे पट्टी बांधे रहे, उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना नहीं की। ये हनीमून पीरियड अब समाप्त हो चुका है और मोदी सरकार की तरफ से जम के आलोचना हो रही है। बिल्कुल भाजपा, अपने आप को भाजपा और संघ का प्रवक्ता कहने वाले एक सज्जन ने, जो उनको टीवी पे पेश किया जाता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने जो संसद में भाषण दिया, मैं उन्हें 10 में 10 नंबर दूंगा। और बहुत सारे नए सवाल खड़े हो गए हैं। जो व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया, इसने काशी विश्वनाथ का विरोध किया, वो व्यक्ति आज ज्यादा बड़े हिंदू दावेदारी के साथ सामने आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, इसने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, नरेंद्र मोदी ने इसने काशी विश्वनाथ का सवाल उठाया, उसके मुकाबले वो ज्यादा बड़ा हिंदू दावेदार दिखाई पड़ रहा है। ये एक सवाल है जिसके ऊपर सबको गौर करना चाहिए। ये बात उनकी तरफ से आ रही है। अभी जो पेपर लीक के सवाल पर भी संघ के प्रवक्ताओं ने, जो संघ की नुमाइंदगी करते हैं टीवी मंचों पे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये मामला सही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने भी सरकार का समर्थन नहीं किया इस सवाल के ऊपर। मैं ये मानता हूं कि पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चों पर घिरी हुई दिखी है, लेकिन वो अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार नई परिस्थिति को पहचानने से, समझने से इनकार कर रही है। और मेरा मानना यह है कि प्रतिदिन उसकी लोकप्रियता कम हो रही है सरकार की, प्रतिदिन उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है और प्रतिदिन विपक्ष ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। हर दिन हो रहा है। मेरे अभी अगर दोबारा सर्वे कराया जाए तो ग्राफ भी निकल के आ जाएगा। जी, उसका एक छोटा उदाहरण मैं प्रोफेसर साहब उसी बात को कर दूं। जो संसद टीवी का दिखता है कि कितने लोगों ने देखा, राहुल गांधी का उस दिन का था, मतलब दोनों का कंपैरिजन था कि 10-10 या 20-20 घंटे बाद कितना। राहुल गांधी 7 लाख लोग देखे थे, मोदी जी को 27,000 लोग देखे थे। वो इस तरह की अब लीड हो गई है, मतलब अब वो लीड कम ज्यादा नहीं है। मैं एक चीज और जरा समझ लूं, ये जो राहुल गांधी का भाषण था उसमें सब लोग बार बार टोक रहे थे, मोदी जी खुद खड़े होकर, मतलब ये अनप्रेसिडेंट था, मोदी जी खुद इतने गुस्से में आ गए, खड़े होकर टोक रहे थे। 5-6 बार तो अमित शाह खड़े हो गए, 2 बार राजनाथ सिंह खड़े हो गए, शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए, किरण रिजिजू खड़े हो गए, भूपेंद्र यादव। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी बात पूरी ठीक से कह दी। उन्होंने अपना रोल भी स्पष्ट कर दिया कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं और मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हूं, और अगर मेरे ऑपोजिशन के किसी भी नेता, और उन्होंने नाम लेके कहा, अगर केजरीवाल जी को दिक्कत होती है तो वो मेरी दिक्कत है, अगर हेमंत सोरेन को दिक्कत होती है तो मैं उससे परेशान होता हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपने रोल को भी शायद ठीक से डिफाइन कर दिया। इसमें भी कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, वो इंडिया के नेता के तौर पे बोल रहे थे वहां पे। जी जी, वो विपक्ष के नेता थे। ही वाज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, ही वाज नॉट ए लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी। और वो उन्होंने स्पष्ट किया, कि अगर रोल मेरा आएगा तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन विल प्रिवेल, मेरी पार्टी का सेकेंडरी होगा। और मुझे एक चीज अच्छी लगी कि बहुआ मैत्रा, जो इस समय लोग कह रहे थे तृणमूल कांग्रेस है बहुत एग्रेसिव, ना केवल बहुआ मैत्रा, उससे पहले सौगत राय को अगर आपने सुना, उस समय देखा हो, जब वो उनके डिफेंस के लिए खड़े हुए और उन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणी की। वो अच्छी टिप्पणी नहीं है, हम सब लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा के वो पक्षधर हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि सब लोग बैठे हुए हैं, अंग्रेजी आती नहीं है तुम लोगों को, उन्होंने सामने मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये जो सामने की रो बैठी हुई थी और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाती, मैं इसको कोई खराब बात नहीं मानता हूं, और उन्होंने स्पीकर से भी कहा आप सब लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है, समझते हो नहीं, और फिर उन्होंने अंग्रेजी में कहना शुरू किया। तो ये सब लोग उनके डिफेंस के लिए खड़े थे, जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जिस तरह का सहयोग चाहिए। मेरी बस एक छोटी सी टिप्पणी थी। मैं एक चीज और प्रोफेसर समझ लूं, ये जो नेक्स्ट डे, मतलब ये अजीब सी चीज हो गई है अब, मतलब इसके सामने बिरला जी उसकी धीरे धीरे लीक करा रहे हैं कुछ फुटेज। वो फुटेज तो दिखाई नहीं गई थी, अब वो फुटेज लीक हो रही है कि मोदी जी कैसे पानी पिला रहे हैं, राहुल गांधी कैसे लोगों को कह रहे हैं कि वेल में जाओ, वेल में जाओ, जो उनका था। अगर लोग वेल में गए तो क्या अपने घर की जमीन के लिए गए थे कि मेरे घर की जमीन किसी ने कब्जा कर ली उसके लिए? अरे भाई, मणिपुर के लिए गए हैं, और मेरे ख्याल में मणिपुर के लिए मैं ये कई बार कह चुका हूं, अबे भाई आप हो चाहे हम हो, मैं हरदम अपने को गिल्टी फील करता हूं जब मणिपुर की बात करता हूं। मुझे लगता है कि हम लोग केवल यहाँ पे बात चर्चा कर लेते हैं हम क्या कर पाते हैं मणिपुर के लिए। मैं उसमें भी एक आपका चाहूंगा कि विपक्ष अगर विरोध कर रहा है तो इसमें देशद्रोह की बात कहां से आ जा रही है, इसमें कहां से आ जा रहा है? मेरा कहना है मणिपुर के सवाल पर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है।
और मोदी जी ने साफ कह दिया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए मोदी ने साफ कह दिया है कि हम इसमें संघ की बात नहीं मानते। वरना राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं है? और मोदी जी ने अपने 2 घंटे लोकसभा में बोले, मणिपुर का सवाल उन्होंने उठाया नहीं उठाया? फिर राज्यसभा में जाके बोले, वहां मणिपुर की बात बोली वो उन्होंने 5 मिनट बोले मणिपुर के ऊपर। लोकसभा में क्यों नहीं बोले? मणिपुर के जिस सदन के वो खुद सदस्य हैं उसमें वो क्यों नहीं बोले उसके ऊपर? इसका सीधा मतलब है कि मोहन भागवत ने जो मणिपुर वाला प्रश्न उठाया अपने नागपुर वाले व्याख्यान में, उसमें मोदी जी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। मोदी जी की तरफ से संदेश चला गया कि मणिपुर के ऊपर वो संघ की बात से सहमत नहीं है। अब राष्ट्रीय संसद संघ को तय करना है कि वो क्या करे क्या ना करे। जी, मैं प्रोफेसर एक जगह एक और इंसिडेंट में आने वाली बात, ये सब ये मैंने बताया ना कि फिल्में पिट रही हैं, तो ये 2 फिल्में, हाँ फिल्में पिट रही हैं, ये एक आप इसको एक रूपक के तौर पे देखिए, मेटाफर के तौर पे देखिए। हाँ, तो जो फिल्में पिट रही हैं, तो ये जगदीप धनखड़ और ओम बिरला की फिल्म भी पिट चुकी है। और ये कोई भी ड्रामा करते रहे, कुछ भी करते रहे, इसका लोगों पे असर नहीं होने वाला है। जनता जो जनादेश गया है, जनादेश भाजपा से उम्मीद करता है कि भाजपा अपनी तमाम राजनीति को दोबारा सोचेगी। और भाजपा को 240 सीटें मिली हैं, 240 सीटें भी अच्छी सीटें हैं। मजबूत सरकार, मैं मानता हूं भाजपा जो एनडीए सरकार मजबूत सरकार है, गिरना उसका आसान नहीं है। जो बहुत बड़ी गलती करेंगे तभी गिरेगी वो है। और कम से कम 2.5-3 साल तो चलेगी 5 साल चले ना चले मुझे नहीं पता। मैं मानता हूं कि मध्यावधि चुनाव भी संभव है, लेकिन देखिए क्या होता है आगे जाकर। तो भाजपा 240 सीटें मिली हैं और 240 सीटों का ये सदुपयोग करें, अपनी राजनीति पे पुनर्विचार करें, अपनी नीतियों पे पुनर्विचार करें। और संघ ने इनको कह दिया है कि भाई ये सब कीजिए आप। संघ मानता है कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे सब वैध थे, उठाए जाने योग्य थे। जिन मुद्दों में विपक्ष ने, और ये सारी बातें दत्तात्रेय होसबोले 1.5-2 साल पहले दिए गए अपने एक बयान में कह चुके हैं बातें। भाई देश में गरीबी बढ़ रही है, लोगों की आमदनियां घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सारी बातें होसबोले साहब ने कही है। तो साहब एक नई चीज आपसे और समझना चाहता हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी में की वो दूरदर्शिता कह लीजिए या जो भी, मुकेश अंबानी साहब दिल्ली आते हैं कि अपने लड़के की शादी का कार्ड देने आते हैं। ये पुरानी वो है कि भाई अगर लड़के की शादी है या अभी भी लोग मानते हैं तो शादी, और वो माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी 10 जनपद के घर जाते हैं, और ये था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलके वो देंगे। वहां वो काफी देर रुकते भी हैं। राहुल गांधी और मैं बिल्कुल क्लियर हूं, बिना जाने में मतलब पर्पसली उस समय बाहर जाते हैं कैमरे के सामने, और वो राजमिस्त्री लोगों के सामने, जितनी देर मुकेश अंबानी है वो उतनी देर वहां राजमिस्त्री मजदूरों से मिलते जुलते रहते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि वो उस समय बाहर इसलिए रहते हैं कि अगर वो घर में भी रहते, मिलते भी नहीं, तब भी मालूम नहीं क्या क्या चलने लगता कि मुकेश अंबानी से ये हो गया, इतने करोड़ की डील हुई, इतने 1000 करोड़ की आने, उनको वो पता था। और इसीलिए वो कैमरे की नजर में थे जितनी देर मुकेश अंबानी उनके घर में बैठे हुए थे। इस पे एक आपका, क्योंकि एक व्यक्ति समझ रहा है कि इस समय उनको कहां कहां ट्रैप किया जा सकता है। देखिए और राहुल गांधी ने, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 2-3 महीने में कोई गलत कदम उठाया। बिल्कुल उनके जिस तरह सब सोच समझ के, आगा पीछा देख के, कहां नुकसान है कहां फायदा है, 2-3 ना गलत कदम उठाया, ना कोई ऐसी गलत उन्होंने बात बोली है जिसका भाजपा फायदा उठा सके। भाजपा ने कोशिशें बहुत की हैं फायदा उठाने की, लेकिन देखिए कहीं भी कामयाब नहीं हो पाई। मैं ये मानता हूं कि जो अदानी अंबानी इसी जमाने में टाटा बिरला बोले जाते थे, अब टाटा बिरला नहीं बोला जाता है, तो आज की नई भाषा में अदानी अंबानी नए जमाने के। टाटा बिरला भी कोई कमजोर पूंजीपति नहीं है आज भी, लेकिन अदानी अंबानी ने उनकी जगह ले ली है एक रूपक के तौर पर। भारतीय पूंजीवाद का रूपक है ये। इन दोनों को भी लग गया है कि ये जो मोदी जी का रवैया है, ये रवैया कुल मिलाकर उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि लोग भूल गए हैं इस बात को। मैं याद दिलाना चाहता हूं, चुनाव मुहिम के दौरान जो अचानक एक दिन मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि कितना टेम्पुओं में भर के रुपया जो है अदानी अंबानी ने विपक्ष को, कांग्रेस को दिया है। अच्छा, ये तो सीधा सीधा आरोप था भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा कि ये दोनों जो इनके पास इतना काला धन है इन दोनों के पास, और ये दोनों सरकार गिराने के लिए, यानी सरकार उनकी दोबारा नहीं चुनी जाए, इसके लिए विपक्ष को फाइनेंस कर रहे हैं। स्पष्ट उन्होंने आरोप लगाया, खुद मोदी जी ने लगाया, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।
चुनावी सभा में लगाया, लेकिन भारत के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक चुनावी सभा में भी ऐसा नहीं कहा, किसी विपक्ष के नेता ने भी चुनावी सभा में ऐसा नहीं कहा। जब राहुल गांधी पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी की आलोचना करते हैं तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म के दृष्टिकोण से करते हैं कि सरकार उनको कुछ विशेष ऐसा फायदा देती है जिससे केवल उन्हीं को लाभ होता है, बल्कि दूसरे कारपोरेट को नहीं लाभ होता है। और इसकी तस्दीक अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने 2 लगातार लेखों में की है। अरविंद सुब्रमण्यम ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस तरीके से कुछ खास कारपोरेट घरानों को सरकार अचानक किए गए नीतिगत परिवर्तन से लाभ देती है। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि वो कारपोरेट घराना बढ़ जाता है, उसकी भारतीय और ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ जाती है? लेकिन दूसरे जो कारपोरेट शक्तियां हैं वो इससे चौंक जाती हैं, उनको उससे नुकसान होता है और वो जो निवेश करने जा रही होती है अर्थव्यवस्था में, उससे वो हाथ पीछे खींच लेती हैं। अभी 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में पूरा डिटेल में प्रकाशित हुआ है। इसलिए भारत में निजी पूंजी जो है, निजी क्षेत्र जो है वो निवेश नहीं कर रहा है, और पब्लिक जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कमजोर है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक कमजोर बना रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक प्रगति नहीं कर सकती। केवल सरकारी इन्वेस्टमेंट से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं करेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट से केवल प्रगति, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने लिखा है। और ये उनका दूसरा लेख लगातार, ये वो अरविंद सुब्रमण्यम है जो कि मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, मतलब कोई मोदी सरकार के दुश्मनों में से एक नहीं है वो। तो मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये राहुल गांधी ने तो समझ ही लिया है क्या मसला है, और वो तो बहुत ही, मैं समझता हूं धीरे धीरे करके उनके अंदर से एक बहुत ही होशियार और समझदार राजनेता निकल रहा है, निकल ही आया है अब तक। पूरी हम लोगों को उन्हें श्रेय देना चाहिए। दूसरी तरफ जो अडानी अंबानी हैं या उन जैसे और पूंजीपति हैं, उनको भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एक राजनेता के तौर पर कारपोरेट पूंजी की प्रगति के लिए उतने लाभकारी नहीं रह गए हैं जितने लाभकारी होने का आश्वासन उन्होंने शुरुआत में दिया था। तो इसलिए वो लोग विपक्ष की शक्तियों के साथ भी अपने अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। और वो ये जो पूरा है कि हम कार्ड देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये केवल वो नहीं है। मैंने जब पिछली बार इनका सब पूरा इनकी यहाँ शादी हुई थी, सगाई कुछ हो रही थी। हाँ, उससे पहले भी शादी हुई थी, बेटी की शादी थी, किसी शादी में ध्यान नहीं जा रहा हूँ, पीरामल। हाँ, जो शादी हुई थी उस शादी में वो ऐसा कोई खबर नहीं आई थी कि उन्होंने इस तरह जाके उन्होंने काट दिया हो। मतलब ये बिल्कुल नई परिस्थिति है, उसकी अभिव्यक्ति है। जी। मैं एक चीज और कह दूं, राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो गुजरात में उनका वो तो चैलेंज जैसे दिए हैं, गुजरात में मैं हराऊंगा। गुजरात जा भी रहे हैं। हाथरस कल राहुल गांधी आए, हाथरस आने से पता था कुछ नहीं, लेकिन कम से कम उन लोगों के साथ खड़े रहे। एक आदमी को बहुत आश्वासन, उसका मन ढाढ़स बनता है कहीं। दूसरी तरफ एक बहुत कॉन्फिडेंट अखिलेश यादव दिखे, और इन सब में जिसको कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, अवधेश प्रसाद जी को इस समय इंडिया गठबंधन के मैस्कॉट के रूप में देखा जा रहा है, जो मुझे लगता है एक अच्छा संकेत है। मैं एक छोटी टिप्पणी इस पे भी दे दूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अवधेश प्रसाद जी का जो चयन है वो रणनीतिक रूप से भी सही है, कार्यनीतिक रूप से भी सही है, विचारधारात्मक रूप से भी सही है, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी सही है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने अपने किसी सांसद को उपसभापति के रूप में, डिप्टी स्पीकर के तौर पर देने की बजाय समाजवादी पार्टी के एक सभापति को, जिसने इतिहास बनाया है, उसको दिया, ये बहुत ही अच्छा है। और इसको अवधेश प्रसाद को जब उपसभापति पद भाजपा नहीं देगी तो उससे भाजपा के खिलाफ भी केस बनेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो पराजय है उसमें पासी वोट भाजपा से चले गए हैं छोड़कर, इसको सबने स्वीकार भी कर लिया है। लोधी वोट भाजपा को छोड़कर चले गए हैं, पासी ये भाजपा के पारंपरिक वोटर हुआ करते थे। और अगर अवधेश प्रसाद को नहीं बनाएंगे ये, तो वो समझ लीजिए वो वोट स्थायी रूप से चला गया भाजपा छोड़कर उत्तर प्रदेश में, अभी फिलहाल लंबे अरसे तक वापस नहीं आने वाला है। तो साहब, एक में अंतिम प्रश्न, एक और रिपोर्ट आई है जो सब जगह पब्लिश हुई, इंडियन एक्सप्रेस में भी आई, कि उत्तर प्रदेश में जो इनकी जो भी कमेटी थी उसने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने साथ नहीं दिया, और अधिकारी वो नहीं थे इसलिए हम हारे हैं।
उसी इमरजेंसी की बात करें, इंदिरा गांधी को यशपाल कपूर ने इस्तीफा नहीं दिया था 10 दिन पहले या 7 दिन पहले, उनके प्राइम मिनिस्टर, वो चुनाव रद्द कर दिया गया था। यहाँ पे सार्वजनिक रूप से एक रिपोर्ट ये कह रही है कि नहीं नहीं, अधिकारियों ने साथ नहीं दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। मैं इस पे एक टिप्पणी की, कहां से कहां की राजनीति आ गई। सवाल इस बात का है, क्या भाजपा ये मानती है कि जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एम्प्लॉई हैं? आप क्या मतलब, भाजपा ये मान के चलती है कि चूंकि हमारी सरकार है तो वो सरकार के एम्प्लॉय हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी नौकरशाही चलाते हैं, अधिकारी तंत्र चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं है। अगर पार्टी की रिपोर्ट अधिकारियों के ऊपर ये कहती है, इससे आप ये समझ सकते हैं, जिसको संघ ने कहा भी है कि सरकार और पार्टी के बीच में फर्क समाप्त हो गया। जब सरकार, पार्टी अपने आप को सरकार मानने लगे तो उसका नतीजा, उसका परिणाम यही निकलता है जो कि अभी हुआ है। फिर आपकी ऐसे ही कुटाई होती है। मैं तो ये मानता, चुनाव में ऐसी कुटाई होती, मैं तो ये मानता हूं कि भाजपा का अगर यही रवैया बना रहा तो ये बहुत बड़ी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, मतदाताओं ने आधा काम कर दिया है इस बार, जो आधा बचा है वो अगले चुनाव में, और लोग विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के वो करेंगे और अगले लोकसभा चुनाव में करेंगे आधा बचा हुआ काम। अगर मतदाताओं को उस आधे बचे हुए काम को करने से भाजपा को रोकना है तो इन्हें अपना पूरा रवैया बदलना होगा। भाई, ये भूपेंद्र चौधरी ने ये बात के अधिकारियों ने काम नहीं किया, ये तो रिपोर्ट सबमिट की गई उससे बहुत पहले ही पत्रकारों को बता दिया। पत्रकारों को जो 5 बातें बताई थी उसमें पहले नंबर पे ये भी बात थी कि अधिकारियों ने काम नहीं किया। तब भी ये बात आई थी कि वो अधिकारी इनके भाजपा के एम्प्लॉई हैं। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों का। देखिए, अधिकारी सरकार के लिए काम करते हैं, और अगर सरकार अच्छी है और उसका अधिकारियों से अच्छा संबंध है मुख्यमंत्री का, तो अधिकारी जब कभी नजदीकी लड़ाइयां होती हैं चुनाव की, उन नजदीकी लड़ाइयों में अधिकारी अनौपचारिक रूप से कोशिश करते हैं कि सरकारी पार्टी के रूप में फैसला आ जाए। जब रिकाउंटिंग का मसला है, ऐसे बहुत समय एक देखा गया है। लेकिन अगर आप अधिकारियों से जिद करके अपने नौकर की तरह उनसे काम लेना चाहेंगे तो अधिकारी आपकी नहीं सुनेंगे। जी जी। अभय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। और मुझे लगता है कि अब चीजें थोड़ी क्रिस्टलाइज हो रही हैं, और आप विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही मुझे लगता है जो जो इंडिया गठबंधन की मजबूती है वो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव, और उस जो अक्टूबर में होना है, और उसके बाद दिसंबर में जो झारखंड का चुनाव होगा, वहां पे हम सब लोगों की नजरें रहेंगी। हम सब लोग देखने के उसमें उत्सुक रहेंगे कि वहां इंडिया गठबंधन कैसा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।